पीडीएफ भी चाहे तो भेज दीजिए, सेंड कर दिए ना। ठीक, नहीं दिख रहा है? उसी में नीचे है ये वो एपीजीपी के नीचे, उसी में पेज में नीचे है, अगर पीडीएफ खोलेंगे तो। नहीं, फोटो भेजे ही, फोटो से देखिए। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। अब तक हमने 7 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन परिलब्धियां बराबर हैं, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्ता के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्ते के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति का मूल वेतन दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है? पहले व्यक्ति का मूल वेतन से दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन का क्या अनुपात है, ये बताना है। बताइए गोविंद, इतना ठीक है ना सचिन? ज्यादा इधर तो नहीं किए हैं, ठीक है ना? और ठीक है, आइए समझिए। आपका बेसिक वेतन है, बेसिक वेतन पर यानी कि मूल वेतन पर 65% क्या है? भत्ता है। और अगले के मूल वेतन पर कितना भत्ता है? 80% भत्ता है। तो वैसे इनका वेतन समान है, वैसे इनका वेतन क्या है? समान है, मूल वेतन नहीं, जुड़ने के बाद। ठीक ना? जैसे इसका पहले का मूल वेतन हो गया x, इसका हो गया y, इसका 65% बढ़ जाएगा और इसका 80%। बढ़ने के बाद जो बनता है वो आपस में क्या है? समान। इसका 65% हो जाएगा x का 165 और इसका हो जाएगा y का 180। दोनों क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? समान। इसलिए x अनुपाते y कर लेंगे 180/165, 180/165 कितना आ जाएगा? नहीं कट रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा। आ रहा होगा यार। कितना आ जाएगा? 12/11। ठीक ना? कट रहा होगा, देख लीजिए। 5 से कैंसिल कर दीजिए, फिर कैंसिल कर दीजिए। 6 5 11 12, 3 से भी कैंसिल हो रहा, 5 से भी। 15 से कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक ना? 15 से बगैर काटे बता रहे, नहीं आ रहा। आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। आज हम सोचे कि लग रहा क्वेश्चन कुछ गलत पढ़ लिए हैं क्या। आगे चलिए, ठीक है ना? नेक्स्ट पर चलें। जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150 है। जीव विज्ञान का 1/3 अंक अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर है, तो जीव विज्ञान में उसके अंक हैं। तो आसान है ये भी। बायोलॉजी का और इंग्लिश का दिया है कंडीशन। बायोलॉजी और प्लस इंग्लिश का मिलाकर कितना है? 150 है। और फिर बायोलॉजी से इंग्लिश का एक संबंध दे रखा है, कह रहा है कि बायोलॉजी का 1/3 अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर है, इसका 1/3 इसके आधे के क्या है? इक्वल है। तो हमें क्या मिल जाएगा? अनुपात मिल जाएगा। बायोलॉजी से इंग्लिश का कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। 3:2
टू आ जाएगा। इसी में क्या कर लेंगे, इसको बांट लेंगे, इसी में इसको बांट लेंगे तो 5 बराबर हो जाएगा 150, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 30। क्या चाहिए हमें, बायो का चाहिए, बायो का है 3, तो 30 गुणे 3 90 हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट पर आइए। प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। दूसरी संख्या प्रथम संख्या के बीच का अनुपात आसान है, कर लेंगे, ठीक है ना। आपका आ जाएगा 1:2 आ जाएगा ना, 1:2 आ जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं। कह रहा एक संख्या का आधा दूसरी संख्या का 0.25, यानी कि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या का 1/4, ठीक है ना। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का रेशियो ले लेंगे 4:2, यानी कि 2:4, यानी कि 1:2। क्या हुआ, दूसरी संख्या से पहली का पूछा, उल्टा कर दीजिए, अब आगे जो पूछा वैसा कर देंगे, और क्या 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा जिन संख्याओं के बीच का अंतर 56 और पहली संख्या दूसरी का 2/9 हो। दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी का 2/9 हो। बताइए, कितना, चलिए 1672 ना। इसमें 56 का कोई रोल है ही नहीं, क्वेश्चन में 56 का कोई रोल नहीं है, ये तो पहले ही अनुपात दे रखा है ना। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/9 है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात बनाएंगे तो 2:2 क्या बनेगा, 9 बनेगा। यानी कि जो अनुपात इसके बराबर आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें संख्या तो अलग अलग लिखना नहीं है। तो आपका 1672 हो जाएगा, 1672। और चाहे तो आप अलग कर सकते हैं, जैसे अंतर दिया है, दोनों का अंतर दिया, यानी कि 7 बराबर कितना दिया है, 56, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 8। तो ये जो लिख रहे हैं ये एग्जैक्ट संख्या है, ये जो लिख रहे हैं ये क्या है, एग्जैक्ट संख्या है इसका, ठीक ना। 1672 हमें पूछा है, अनुपात ही पूछा है तो अनुपात तो ये भी है ना, 2:9 भी, और इसी अनुपात में आगे बढ़ता जाएगा, 2 से गुणा करिए, 3 से करिए, 4 से करिए, लेकिन ये जो लिखा है ये एग्जैक्ट संख्या का अनुपात है। आगे चले, चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। अगला, 3 संख्याओं ए बी और सी के संबंध में ए बी का 1/3, बी सी का 2/5 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 46, तो सी और ए के बीच का अंतर। तो हमें प्रॉपर रेशियो में बदलना पड़ेगा, ए बी सी का रेशियो बना लेंगे, ए बी सी का रेशियो बना लेंगे। देखें हमें दिया हुआ है ए बी का 1/3, ए जो है वह बी का 1/3 है, बी का 1/3 है। फिर हमें दिया है बी जो है वह सी का 2/5
5 है। बी जो है वह सी का 2/5 है। और एक कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर दे रखा है 46। तो पहले तो हम ए बी सी का रेशियो बना लेंगे। हम यहाँ से अगर देखें तो ए बी का अनुपात जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1:3 आ रहा है। बी सी का अनुपात बना लेंगे 2:5, यहाँ लिख देंगे बी के नीचे, ठीक है ना। इसको आगे कर लेंगे, इसको पीछे कर दीजिए, ये हो जाएगा 2, 6, 15, यानी कि ए बी सी का जो रेशियो आ जाएगा 2, 6, 15 आ जाएगा। यही आ रहा ना, 2, 6, 15 जोड़ लेंगे, 6, 2, 8 और 15, 8, 23। तो 23 बराबर आपका है 46, इसलिए एक बराबर हो जाएगा 2। हमें क्या चाहिए, बी सी का डिफरेंस चाहिए ना, हमें बी सी का क्या चाहिए, अंतर ही तो चाहिए, सॉरी ए और सी का, ए और सी का अंतर चाहिए। तो 15 - 2 13, तो जाएगा 2 गुणे 13, कितना जाएगा 26। हाँ हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 13 बन रहा है, 13 से जो कटेगा वही आंसर। आगे चलिए, 13 का मल्टीपल बनना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंस आपका 13 बन गया ए और सी का, तो 13 का गुणज ही बनेगा। तो 13 का गुणज एक ही ऑप्शन आपका है और वह है 26। आगे चले, तीन संख्याएं 15, 17, 19 के अनुपात में है। तीसरी संख्या के 3 गुने तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। अनुपात दे रखा है, तीन संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है कितना, 15, 17, 19, 15, 17, 19। अब इसके बाद कंडीशन फॉलो करेंगे। कह रहा है तीसरी संख्या के 3 गुना तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर, ठीक ना। तीसरी संख्या का क्या करना है, 3 गुना और पहली और दूसरी के योग के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 625, 625। तीसरी संख्या का 3 गुना पहली और दूसरी के योग के बीच का अंतर है 625, यहाँ से रख लेंगे। तीसरी संख्या 19, पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या 17 अनुपातिक रूप से। तो आपका हो जाएगा 19 × 57 माइनस 15 + 17, 7, 5, 32 बराबर हो गया 625। तो ये आपका बन गया 25 ना, 25 बराबर 625, इसलिए 1 बराबर 25। हमें क्या चाहिए, डिफरेंस तीसरी और पहले का, ठीक है। तो 4 बराबर कर लेंगे, तो जाएगा 25 × 4, 100 ना। हमें चाहिए पहले और तीसरे का अंतर, पहले और तीसरे का अंतर। आगे चलें, नेक्स्ट पर चले। 3 पदों का योगफल, कंफ्यूजन है क्या, कह रहा पहले और तीसरे का डिफरेंस चाहिए ना, पहले और तीसरे का डिफरेंस 19 - 15 4 हो जाएगा ना, ये 25 चौका 100 हो जाएगा। 1 बराबर 25, इसलिए 4 बराबर 100।
आगे 3 पदों का योगफल 16,300 है। पहले और दूसरे पदों के बीच का अनुपात 15 और 16 है तथा दूसरे और तीसरे पदों के बीच का अनुपात 17:18 है। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताना है। कुछ नहीं करना है, पहले प्रॉपर रेशियो बनाएंगे, पहले दूसरे और तीसरे का, पहले का और दूसरे का अनुपात दिया है, दूसरे का और तीसरे का अनुपात दिया है। ठीक है ना। कितना दे रखा है? 15 16 17 18, 15 16 और 17 18। इसको पीछे बढ़ा देंगे, इसको आगे कर देंगे, आपका ये रेशियो बन जाएगा 15 गुणे 17 यानी कि 225 प्लस 30 255, 255 ये हो गया। 256 प्लस 16 16 16 में 256 और एक 16 और जोड़ दीजिए तो 12 यानी कि 272 ना। और ये हो गया 16 गुणे 18 यानी कि 256 में 32 जोड़ेंगे, 6 2 8, 288। ठीक है ना, 288 ये आपका हो जाएगा। ये गुणा कर रहे हैं, आप अपने तरीके जैसे भी करना चाहे। जैसे हमने यहाँ किया कि 15 और 17 है तो 15 15 यम होगा 225 और 2 और बच रहा है 17 में तो 30 और जुड़ेगा तो 225 में 30 जोड़ देंगे 255 हो गया। ऐसे 16 17 है तो 16 गुणे 16 होता 256 होता, एक 16 17 के साथ एक 16 और मिलेगा तो हो जाएगा 256 प्लस 16 272। ऐसे इसको देखेंगे तो ये 16 एक 16 एक 18 है तो 16 गुणे 16 256 और 2 और बचा तो 32 और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 288। ठीक है ना। पार्ट पार्ट में गुणा कर दिए हैं, चाहे आप ऐसे डायरेक्ट करिए, एक ही बात है। इतना हो गया। हमें सबका योग दिया है तो योग कर लीजिए। इन सबका क्या दिया है? योग दिया है। तो योग कितना बनेगा इसका? कुछ कट रहा है क्या? इसमें कट तो नहीं रहा होगा ना? हाँ हाँ वो भी ठीक है, पहले लगा तो ले, मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले और तीसरे का अंतर पूछ रहा है तो इसी का डिफरेंस ले ले। तो 288 माइनस 255 यानी कि आपका हो जाएगा 33। तो हमारा वही आंसर होगा जो 33 से विभाजित होगा, ऐसा कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर एक ही ऑप्शन आपका मिल रहा है। तो 33 मल्टीपल में आना चाहिए तो आपका हो जाएगा 660। बाकी करना है तो करने के लिए क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8 2 10 10 5 15, 8 8 7 15, 15 5 20। हाँ 815, 815 बराबर हो गया 16,300। इसलिए एक बराबर हो जाएगा 20। 16,300 बटे 815। ठीक ना। 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 1630, 20 बचेगा। और हमें चाहिए अंतर, इसका और इसका क्या चाहिए? डिफरेंस 33। तो 33 बराबर हो जाएगा 20 गुणे 33, 660। आगे चले। सावधानी थोड़ा, जैसे जो पहले वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसमें सावधानी बरतना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 ऑप्शन हो 33 का गुणज तो करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर एक ही है तो मारकर आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। 3 संख्याएं 19 21 23 के अनुपात में तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के योगफल के बीच अंतर 841 है। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, तो पहली और तीसरी के ऐसे डायरेक्ट करें तो कितने का अंतर है? 4 का। तो 4 से आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कट रहे हैं। एक तो 136
और एक 116। ठीक ना, बाकी दो ऑप्शन नहीं कट रहे हैं तो हमें अब क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि दो ऑप्शन कट रहे हैं, ए और बी 4 से कट रहे हैं और बाकी दो ऑप्शन नहीं कट रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि डायरेक्ट अगर करें तो इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें करना पड़ेगा। 19, 21, 23 पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 19, 21, 23। फिर एक कंडीशन दे रहा है कि तीसरी संख्या का 3 गुना कर दीजिए, तीसरी संख्या का 3 गुना कर दीजिए, उसमें से पहली और दूसरी संख्या क्या कर दीजिए, घटा दीजिए या अंतर ले लीजिए, तो कितना डिफरेंस आ जाता है, 841 का आ जाता है। कितने का आ जाता है, 841। तो यहाँ आपका 23 यहाँ हो जाएगा 69 माइनस, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 बराबर 841। यहाँ घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 29 बराबर 841। इसलिए एक बराबर कितना आएगा, 841 बटे 29 कितना, 29 गुणे 29 है 841, 29 गुणे 29, 29 का स्क्वायर है 841 ना, ठीक है, तो आ जाएगा 29। और हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो हमें चाहिए 4, हो जाएगा 29 गुणे 4, ठीक है, 4 9 36, 4 2 8, 116। इस वाले में हमें करना पड़ता क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे हैं जो किससे कट रहे हैं, 4 से, ठीक है ना, तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 4 से कट रहे हैं। हाँ, थोड़ा और सोचेंगे तो कर सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में आ गया 841, 841 29 गुणे 29 है, दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे आपका 841 एक ही बार में दिमाग में आ गया, अच्छा 841 लिखा है, ये 29 गुणे 29 है, ये तभी कटेगा या तो 841 बटे में आ जाए या तो क्या बटे में आ जाए, 29 आ जाए, और किसी संख्या से तो कटेगा नहीं। या तो यहाँ पर ये तभी कटेगा, ये जो भी प्रक्रिया करेंगे आप, ये करने के बाद 841 के बराबर करेंगे, या तो ये 29 आ जाए या तो 841 आ जाए, तभी कैंसिल हो सकता है। तो अगर 841 आएगा तो इसका आंसर 4 बनेगा, और अगर नीचे 29 आ रहा है तो इसका आंसर 29 गुणे 4 बनेगा। समझे बात ना, चलिए, नहीं समझ पाए मैं, जैसे 841 आ गया, अब जो भी यहाँ पर गुणा भाग करेंगे वो 841 को डिवाइड करेगा, तो 841 तभी डिवाइड होगा जब 29 या 841 से भागो, क्योंकि 29 और 29 का गुणा बन रहा है, तो 29 एक अभाज्य संख्या है, तो या तो 29 से कटेगी या तो खुद से कटेगी, और या तो फिर 841 से कटेगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, अगला हमारी समस्या आप कर लेंगे। 529 दिया है, 23 गुणे 23 है ना, 529 क्या है, 23 गुणे 23 है, तो 23 गुणे 23 है, तो 23 गुणे 4 कितना बन जाएगा, 92, ठीक है ना, नहीं समझ पाए, समझे बात कि नहीं, ये अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हाँ अगले, हाँ नहीं नहीं उनसे पीछे कह रहे, अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 529 आ गया, अब 529 अगर आ गया आपके दिमाग में, 529 आ गया तो आपका पता चल गया कि ये क्या है, 23 गुणे 23 है, 23 गुणे 23 है, और हमें जो अंतर दिख रहा है संख्याओं का वो दिख रहा है 13, 15 और 17 है, 13, 15 और 17 का अनुपात है। हमें पहले और तीसरे का अंतर चाहिए तो 4 मिलेगा। अब 4 में आंसर जो बनेगा वो बनेगा 4 गुणे 23,
या फिर 4 गुणे 529 या फिर 4 गुणे 1, इतने आंसर हो सकते हैं इसके, ठीक ना। तो एक ही आंसर आपका बन सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। नहीं समझ पाए मेरी बात, समझ गए हैं ना। अब कर भी लेते हैं, देखें कंडीशन वही है, तीसरे का 3 गुना, ये 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, पहली दूसरी और तीसरी संख्या, तो तीसरे का 3 गुना करना है और उसमें से पहले और दूसरे का योग क्या करना है, घटाना है या माइनस करना है या अंतर लेना है। ये आपका वो आ जाता है 529 के बराबर, 529 के बराबर। हम अनुपातिक रूप से अगर इसको देखें तो 17 तिया 51 माइनस 13 प्लस 15 28, 529 इसलिए 23 बराबर 529, इसलिए 1 बराबर 23। हमें क्या चाहिए, 4 का डिफरेंस चाहिए, तो 23 गुणे 4 92, यही चीज मैं पहले कह रहा था। ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चले, नेक्स्ट देखें। एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों की संख्या का कर्मचारियों का अनुपात 7:6 है। कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी आवास संख्या का घन है। तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या है, ध्यान दें। पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा है, कितना है अनुपात, 7:6। कंपनी में जो काम कर रहे हैं पुरुष और महिला, उनका जो अनुपात है वो है 7:6। अब एक कंडीशन आपसे कह रहा है कि कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी आभास संख्या का घन है। चौथी सबसे छोटी आभास संख्या, तो सबसे छोटी आभास संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो चौथी सबसे छोटी आभास संख्या क्या है, 7। तो पुरुष कर्मचारियों की जो संख्या है वह 7 का क्या है, क्यूब है। तो हो जाएगा 343, 43, यानी कि पुरुष कितने हैं, 343 हैं। यानी कि यहाँ से अनुपात रूप में देखेंगे तो 7 बराबर है 343 पुरुष, इसलिए महिलाएं हो जाएंगी 1 बराबर 343/7, और हमें चाहिए टोटल संख्या चाहिए ना, तो 13 निकाल लेते हैं। 13 बराबर, तो आपका 49 गुणे 13, 49 गुणे 13, इसको करेंगे तो 49 आ जाएगा, 49 गुणे 13, ठीक है 49। हाँ अब बात संख्या से नहीं समझे क्या कह रहे हैं, कटने का नहीं, हाँ पहचानने का रूल होता है, पहचानने का ना। जैसे आपने कोई संख्या बोला कि आवाज संख्या है कि नहीं, यही ना। जैसे 53 ले लीजिए, 53 आवाज संख्या है कि नहीं, क्या है, हाँ वो ठीक अलग है। मैं ये कह रहा कि पहचानेंगे कैसे है कि नहीं। तो 53 चेक करने का तरीका यह है कि भाग करते जाइए। एक तो यह है कि इससे छोटी जितनी भी संख्या है सबसे भाग करिए, और वैसे इसका जो तरीका है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो इसके पास पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, या इसके बाद वाली देखिए, इसके बाद कौन पड़ेगा, 64। 64 से का लेंगे वर्गमूल 8। 8 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या अगर उससे ये कट जाएगी तो अभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं कटी तो अभाज्य संख्या है।
8 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी? 2, 3, 5 और 7। इनसे अगर ये कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं कटा तो अभाज्य संख्या है। समझे बात? हमने कहा कि एक संख्या, कोई भी संख्या आपको दे दिया जाए तो उसके पास हम पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या, उसका वर्गमूल जो भी बनेगा, जैसे 64 का 8 बन गया। 8 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, अगर उससे ये कट जाएगी संख्या 53, तब तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर नहीं कटती है तो अभाज्य संख्या है। ठीक ना, पहचानने का ये रूल है। आगे चले, यही पूछना चाह रहे थे ना। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अब कहेंगे कि बहुत बड़ी संख्या लिखी हो तो कुछ ना कुछ तो करना हो, क्योंकि अभाज्य संख्या का कोई रूल नहीं होता है। ठीक ना, पहचानने का यही एक रूल है। और अगर योग दे दिया या कुछ संख्याओं का औसत दे दिया तो बगैर लिखे हम कर नहीं पाएंगे। जैसे कह दे 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, सारी अभाज्य संख्याएं लिख के जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, या तो पहले से आपको याद हो कि 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, तभी कर सकते हैं। ठीक है ना, नहीं तो अभाज्य संख्याओं का कोई चयन नहीं होता। जब सीरीज नहीं बनेगी तो कोई शॉर्टकट नहीं बनेगा। आगे चले। हाँ, ये कोई संख्या दी गई है तो उसको पता कर सकते हैं थोड़ा छोटे फॉर्म में, कि उसके पहले या बाद में कोई पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिए, उसका वर्गमूल निकाल लीजिए और उससे पहले जितनी छोटी अभाज्य संख्याएं पढ़ रही हैं उससे विभाजित करके देख लीजिए। आगे चले। 3 पदों का योगफल 14,380 है। पहला पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात 14:15 है। दूसरे पद और तीसरे पद के बीच का अनुपात 16:17 है। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर लेना है। ठीक है ना, तो 14-15 दिया है, पहले और दूसरे का 14-15 और दूसरे और तीसरे का दे रखा है 16 और 17। तो हम इसको प्रॉपर रेशियो में बदल लेंगे, यानी कि इसको पीछे कर देंगे, इसको आगे कर देंगे एक को। तो क्या बन जाएगा ये अनुपात? 14 गुणे 16, 224 अनुपाते 240 ना, और आपका 255। ये हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो, अनुपात ये हो गया। हमें क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए ना, पहले और तीसरे का। तो पहले अंतर वाले से देख लीजिए, ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर करेंगे। तो 255 से 224 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 26 और 5 31 ना, 31। अब देख लीजिए 31 से सारे ऑप्शन कट रहे हैं कि एक कोई कट रहा है या दो कट रहा है। अगर एक कट रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर सॉल्व करेंगे। 31 का गुणज देखेंगे, कौन सा? 630। सिर्फ एक ही है, जितने भी ऑप्शन है उसमें 31 का गुणज केवल एक है, कौन सा? 630। क्या हुआ? हाँ 620 यार, सॉरी 930 चल रहा दिमाग में, 620 सॉरी 620। मेरे दिमाग में 3 गुना चल रहा है, पीछे वाला 30 चल रहा है आगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 620। है कोई ऑप्शन? डी ऑप्शन ना, 620। बाकी करने का वही तरीका है जैसे आगे किए हुए हैं। आगे चलते हैं। अनिरुद्ध, गुरु, यासीन और महेश ने 60 रुपये प्रति माह पर एक घर किराए पर लिया। अनिरुद्ध ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के आधे का योगदान दिया।
गुरु ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि का 1/3 का योगदान दिया और यासिन ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि का 1/4 का योगदान दिया। महेश द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया? बताइए। बताइए अमित। क्या हुआ? 12? हाँ, समीकरण नहीं बन रहा है। आइए देखें। हाँ, 15। आइए कर लेते हैं। देखें, अनिरुद्ध, गुरु, यासिन और महेश। अनिरुद्ध है, गुरु, यासिन और महेश। अनिरुद्ध, गुरु, यासिन और महेश ये मिलकर देते हैं 60। तो क्लियर है। आगे आपसे कह रहा है कि अनिरुद्ध ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के आधे का योगदान दिया। ठीक ना? दूसरे द्वारा जितना दी जा रही है उसके आधे का योगदान दिया है। तो ध्यान दें, अगर हम 60 में से अनिरुद्ध का घटा दें तो ये दूसरे द्वारा दिया गया धन है। अगर 60 में से जितना भी अनिरुद्ध दिया है उसमें से पूरे में से अनिरुद्ध का घटा दें तो ये शेष द्वारा दिया गया धन है ना? नहीं समझ पाए? टोटल 60 है सबका मिलाकर, और उसमें से अगर अनिरुद्ध का घटा देंगे तो शेष द्वारा दिया गया धन होगा ना। अरे हम कहें जी, वाई और यम का क्या होगा तो आप कहेंगे कि 60 माइनस ए होगा। यही तो होगा। अब ये जो शेष द्वारा दिया गया धन है इसका 1/4 कितना है? आधा। इसका आधा जो है वो किसका है? अनिरुद्ध का। समझ पाए कि नहीं बात को? अब डायरेक्ट समीकरण लिखते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि अनिरुद्ध का क्या होगा तो आप कहेंगे 60 माइनस a/2 होगा। यहां तक बात समझ में आई? जितना अनिरुद्ध दे रहा है उसका 60 में से घटा देंगे तो ये तो शेष का हो गया, इसका आधा कर देंगे तो फिर से अनिरुद्ध का आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, एक समीकरण ये बन गया। तो हम यहाँ से अनिरुद्ध का निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2a बराबर 60 माइनस ए, यानी कि 3a बराबर 60, इसलिए a बराबर 20। अनिरुद्ध का आ गया। ऐसे दूसरी वाली कंडीशन लगाएंगे। किसका है इसके बाद? गुरु का दिया है कंडीशन। गुरु ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के 1/3 का योगदान दिया। तो अगर हम कहें कि गुरु का पैसा निकाल दे, सब में से 60 में से गुरु का निकाल दे तो ये शेष का हुआ कि नहीं? शेष का हुआ। इसका 1/3 कर देंगे तो फिर से गुरु का आ जाएगा। ठीक है ना? अगर टोटल में से गुरु का निकाल देंगे तो क्या बचेगा? शेष का बचेगा। और जो शेष का है गुरु को छोड़ने के बाद उसका 1/3 करते हैं तो वो गुरु के बराबर हो जाता है। पैसा तो कितना हो जाएगा? 4g हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4g बराबर 60, इसलिए g बराबर 15। ऐसे अगले का कर लेंगे। अगले का क्या दिया है?
यासिन ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि का 1/4 योगदान। तो सेम उसका भी आएगा, यासिन का भी। तो हम कहें कि यासिन का, तो टोटल में से यासिन का हटा देंगे और उसका 1/4 करेंगे, सॉरी 1/3 का 1/4, चौथाई, 1/4 करेंगे तो फिर से यासिन का आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 5y बराबर 60, यानी कि y बराबर 12। तो हमें 4 का मिल गया, 20, 15 और 12, तो कितना हो गया? 47, 37, सॉरी हाँ 47, 47 हो गया। हमें चौथे का बताना है, तो हो जाएगा 60 माइनस 47, कितना बता रहे थे गोविंद? 13 आएगा। ठीक है ना समझ में आया तो फिर से बताएं एक बार। हाँ कौन सा? ये वाला? अरे भाई इसको छोड़कर बाकी सभी, जो उसके बारे में बात हो रही उसको छोड़कर बाकी सभी। जैसे पहला आपका था, नाम आ जाता है ABC रहता, सही रहता है यार। क्या दिया है नाम? अनिरुद्ध दिया है। कह रहा अनिरुद्ध का जो पैसा है वो बाकी द्वारा दिए गए धन का आधा है। तो हमने कहा कि बाकी द्वारा, हम कहे कि अगर टोटल का 60 है और इसमें से हम अनिरुद्ध का बाहर कर दें तो ये बाकी का हुआ कि नहीं हुआ? ये बाकी का हुआ, और इसका आधा कर देंगे तो फिर से अनिरुद्ध के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। 60 माइनस है, यानी कि टोटल में से अनिरुद्ध का बाहर कर दिए तो ये हो गया शेष का, और शेष का आधा कर दिए तो फिर से अनिरुद्ध का हो गया। तो शेष का आधा कर दिए, यानी कि 60 में से अनिरुद्ध का बाहर करके आधा किए तो फिर से अनिरुद्ध का आ गया। ये पहली कंडीशन हो गई। फिर आगे आपसे कहा कि गुरु उतना देता है कि जितना शेष देते हैं उसका 1/3। तो हमने टोटल में से गुरु का बाहर किया तो ये हो गया बाकी शेष का, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। इस समीकरण को भी यूज करते तो अभी वही दिखेगा, बार बार यही चीज दिखेगी, तो उससे अच्छा डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है ना। ये शेष का हो गया 60 माइनस जी, अगर जी को इधर ले जाएंगे तो ये शेष का हुआ कि नहीं? तो शेष का 3 करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? गुरु का आ जाएगा। ऐसे ही अगला यासिन का, शेष जितना देते हैं उसका 1/4 यासिन देता है। तो यासिन का हमने 60 में से क्या किया? बाहर किया। तो यासिन का बाहर किए तो उसका 4 किए तो फिर से क्या आ गया? यासिन आ गया। इस प्रकार से 3 का निकाल लिए हैं, तीनों का जोड़ देंगे, उसके बाद 60 से क्या कर देंगे? घटा देंगे, और चाहे यहाँ पर रख लीजिए इस मान को, अगला मिल जाएगा। ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं किसी को? चलिए अगला देखो, 20 नंबर। 49 की कुल राशि AB और C के बीच वितरित की जाती है। A को B से 5 रुपए अधिक मिलते हैं और B को C से 4 रुपए अधिक मिलते हैं। उनके शेयर का अनुपात बताना है। तो ये तो आसान है। सबका मिलाकर दिया हुआ है, ABC का 49 है, A को B से 5 अधिक और B को C से 4 अधिक। तो सबका मिला के दिया है A प्लस B प्लस C 49 है, इसका इससे 5 अधिक है और इसका इससे 4 अधिक है, यही लिखा है ना। A को B से 5 अधिक उल्टा लिख दिए, A को B से 5 अधिक और इसको 4 अधिक मिलता है। तो एक को मान लीजिए ये x, तो x प्लस 4 और ये x प्लस 9। ठीक है, हमने C का माना, उससे इसका 4 अधिक, और जितना B का आएगा उससे इसका 5 अधिक, बराबर हो गया 49। इसलिए आपका हो गया 3x बराबर 49 माइनस 13, कितना आया ये? 36, सॉरी 36।
x बराबर आ गया 36/3, 12 चाहिए था किसका? अच्छा, शेयर का अनुपात चाहिए ना। अनुपात बना लीजिए, अनुपात x+9, अनुपात x+4 और अनुपात x, यानी कि 12, 12 4 16 और 12 9 21, ये हो जाएगा रेस। ठीक है, अगला करिए जरा। इनके का गुरु यहाँ इनको इंक इंक यहाँ नहीं। अगला हो गया नहीं, आसान है, कुछ करना नहीं, प्रॉपर रेशियो में चेंज करेंगे और जो भी पूछ रहा है उसको निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलिए तेजी से कर देते देखो। आपका है 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4, इसको प्रॉपर रेशियो में बदल देंगे तो 12 से ना, एलसीएम 12 हो रहा तो 6 और ये 8 और ये 9, ये हो जाएगा आपका। 12 से गुणा कर देंगे सब में और इसी में पैसा बांटना है तो 8 6 14 और 14 9 23, 23 बराबर है 851, 23 बराबर आपका दिया है 851, बांटना था। एक बराबर कितना आ जाएगा? 851/23 कितना? 37। किसका चाहिए हमें? हमें चाहिए पहला भाग, यानी कि 6 बराबर, तो 37 गुणे 6। चलिए कर लीजिएगा, आ जाएगा 222। ठीक है ना, 222। आगे चलें। एक आदमी 5 बेटे 4 बेटी 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपये बांटता है। यह प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलता है, तो बेटी को कितना मिलता है? तो बेटी को कितना मिलता है? इसमें बेटा है, बेटी है और भतीजा है ना, इस प्रकार से हैं। बेटा है, 5 बेटे 4 बेटी 2 भतीजा, 5 बेटे 4 बेटी 2 भतीजा, ये इनकी संख्या का रेशियो है। आपसे कह रहा है प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना मिलता है। इनको मान लीजिए 1 मिला तो इनको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा और बेटे को भतीजे से कितना मिलता है?
5 गुना मिलता है। इसको 1 मिला है तो इसको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब इनका रुपया निकाल लेंगे। ये संख्या है और ये रुपये का भाग कहिए या रुपया है, जो भी कहिए, ठीक है ना। इसको 1 रुपया मिलेगा तो बेटी को 4 गुना मिलेगा, 4 रुपये। और भतीजे को अगर 1 रुपया मिलेगा तो बेटे को कितना मिलेगा, एक बेटे को 5 गुना मिलेगा, 5 रुपये में। इनको पैसा मिलेगा 2, दोनों को मिलाकर इनको मिलेगा 16 और इनको मिलेगा 25, ठीक ना। इस प्रकार से धन का बंटवारा करेंगे और बांटा गया है 12,900 रुपये। तो 25 + 16 और +2 43, इसको जोड़ लेंगे 43 बराबर 12,900, 12,900, इसलिए 1 बराबर 12,900 बटे 43 कितना आ जाएगा, 300। किसका चाहिए हमें, प्रत्येक बेटी का कितना हिस्सा है। तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा है 4, ध्यान दें ये होगा 4, प्रत्येक बेटी का हिस्सा होगा 4, 4 यानी कि 1200। ये प्रत्येक का भाग है, ठीक है, प्रत्येक का भाग है और ये उनकी संख्या है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। कंफ्यूजन है क्या सचिन, नहीं ना। अमित बताइए, अगर बोलता बेटियों को मिला हिस्सा कितना है या बेटियों को मिला रुपया कितना है तो कितना होता। हाँ, सभी बेटियों को मिला रुपया कितना है, क्या करते। हाँ, क्या करते। अरे भाई सभी बेटियों को कितना मिला है, 16 मिला है, तो 1 की जगह किससे गुणा करते, 16 से, और चाहे इसी में एक बार और 4 से गुणा कर देते, जैसी इच्छा। आगे चले, नेक्स्ट पर आ जाइए। डरा मत कर यार, कॉन्फिडेंस लाइए ना। क्या, अरे भाई संख्या में मिले रुपए से गुणा करेंगे तो सभी को मिला पैसा हो गया। ये क्या हुआ, ये 5 को मिला 25 रुपए, 4 बेटियों को मिला 16 रुपए और 2 भतीजों को मिला 2 रुपए। ये उनके द्वारा उनको मिला पैसा है टोटल। संख्या में प्रत्येक से गुणा कर देंगे, प्रत्येक को मिले भाग से, तो क्या मिलेगा, टोटल मिल जाएगा, समूह का मिल जाएगा। हमने कहा कि अब क्लास में प्रत्येक को 5 रुपया दिए हैं तो कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 एक 7, तो 7 × 5 = 35, 5 से गुणा करेंगे 7 में तो क्या आएगा, सभी को मिला पैसा में आएगा। ऐसे 5 भतीजे हैं, एक को मिला है 5, इसलिए टोटल को मिलेगा 25। यहाँ 4 बेटियां हैं, प्रत्येक को मिला है 4, इसलिए पर सबको मिलेगा 16। और यहाँ पर 2 भतीजे, प्रत्येक को मिला 1, तो दोनों को मिलेगा 2। अब यही तो पैसा टोटल बट गया। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5-2 4-3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो बीना का हिस्सा कितना है, तो बीना का हिस्सा कितना है। हो जाएगा ना, इसमें तो बहुत आसान है, 5 2 4 3 का अनुपात है, 5 2 4
3। और हमें क्या दिया है, अंतर दिया है, चंदन और दिव्या। चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक, तो चंदन कौन सा है, तीसरा, और दिव्या कौन सा है, चौथा। तो एक का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, एक बराबर हो गया 500। इसलिए हमें बीना का हिस्सा चाहिए, तो बीना यानी कि दूसरे का चाहिए, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आगे चले, चौबीस नंबर। हो जाएगा, आगे आइए। एक 1066 को 2 पुरुष 6 महिला 8 लड़कों के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि एक पुरुष 1 महिला 1 लड़के को हिस्से का अनुपात 3-2-1 है। तो एक पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ, तो ये भी आसान है। हमें क्या दे दिया है, पुरुष दे दिया है, महिला दे दिया है, और लड़के दे दिया है, ठीक ना। इनकी संख्या हमें दे रखा है 2 6 8, 2 6 8, और इनको मिलने वाला धन का अनुपात दिया है 3-2-1, 3-2-1। तो गुणा कर देंगे तो पुरुष को मिलने वाला धन, पुरुषों को मिलने वाला धन हो जाएगा 6, महिलाओं को मिलने वाला हो जाएगा 12, और इनका हो जाएगा 8। कट रहा है तो चाहे काट लीजिए, चाहे डायरेक्ट लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। काट लीजिए तो हो जाएगा, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 2 से, तो 3 6 4। तो इन लोगों को मिलने वाले धनों का जो अनुपात है वो है 3 6 4, 6 3 9 4 13 ना, 13। और कितना बांटा गया है पैसा, 1066, 1066। इन सबको जोड़ने पर आ जाएगा 13, इसलिए एक बराबर आ जाएगा 1066/13। वैसे ठीक है, 13 हाँ ठीक है 82। अब हमें चाहिए क्या, एक पुरुष का। एक पुरुष का धन कौन सा है, ये है, ये उनकी संख्या है, और ये प्रत्येक का भाग है, प्रत्येक का भाग है। तो हम कितने बराबर निकालेंगे, 3 बराबर, हो जाएगा 82 × 3, ठीक है ना। इसको अनुपात से तो कोई अंतर नहीं आना चाहिए ना। अच्छा एक सेकेंड भाई, हाँ ठीक है, क्योंकि टोटल दिया है ना, ये टोटल दिया है तो उधर भी हाफ करना पड़ता, सॉरी हाफ ही करना पड़ेगा तभी, क्योंकि टोटल ये टोटल आ गया ना, इसलिए उधर भी हाफ करना पड़ेगा। तो इसी को जोड़ लीजिए, क्योंकि उधर भी हाफ करना पड़ेगा, तो ये जोड़ लीजिए 12 20 और 26। तो ये आपका हो जाएगा गुणे 2 लिख देंगे, आपका हो जाएगा 42 ना, 41, 82 बन रहा था, 41। तो आपका क्या चाहिए, पुरुष का भाग चाहिए 3 बराबर, 41 × 3, 123। हाँ टोटल बन गया था, और आगे भी टोटल दिया है तो हाफ करना पड़ेगा उधर का, नहीं तो यही डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये टोटल आ गया ना ये, और हाफ करेंगे तो इधर वाली भी
संख्या को हाफ करना पड़ेगा टोटल धन को। क्या हुआ, कंफ्यूजन है, कुछ दिक्कत लग रही है आपको? अरे भाई टोटल योग दिया है तो ये आ रहा है, इसके योग के बराबर कर दिए, एक का मान निकाल लिए। जो है जहां का जो भी मान पूछेगा सब निकाल सकते हैं। चाहे पूछे आपका दो पुरुष को मिलने वाला धन, तो दो पुरुष को मिलने वाला धन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्रत्येक पुरुष को मिलने वाला धन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रत्येक महिला को मिलने वाला धन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सभी महिलाओं को मिलने वाला धन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बस और क्या, इसमें तो सारी चीजें लिखी हुई है ना। जहाँ का भी मान पूछेगा वहां का निकाल लेंगे, नहीं तो फिर वही तरीका है, फिर एक्स वाई मानेंगे तो फिर करते रहेंगे उसी तरीके से। आगे चलें। अगला बताइए। अच्छा फिर अगला बताओ, सेम क्वेश्चन है, बताओ अगला बताइए। मैं हाँ हाँ, तो एक तो लगा लें। कारण समझ के करेंगे तब सही है, बगैर कारण के हाँ ऐसे सर्किट ऐसे कर लेंगे। इनको इसमें थोड़ा सा है नहीं क्या, आ गया? हाँ चलिए, कितना आया, 120। सबका रहा 120, ठीक है ना सचिन? चलिए, आंसर हो जाएगा 120। अगला सेम है इसलिए छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट पर आइए। एक निश्चित धनराशि एक्स वाई जेड के बीच क्रमशः 12, 13, 14 के अनुपात में वितरित किया जाना है, परंतु इसे गलती से, ये सही है, क्रमशः 13, 11, 15 के अनुपात में वितरित किया गया। वाई को 160 रुपये कम प्राप्त हुए, धनराशि क्या थी? वाई को 160 रुपये कम प्राप्त हुए, धनराशि क्या थी? डाल दिए हैं ना? बताइए। अनुपातिक योग बराबर है, अनुपातिक योग क्या है, बराबर है। अनुपातिक योग दोनों का बराबर है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। अनुपातिक योग बराबर है ना दोनों जगह का, एक्स वाई जेड का। पहली जगह देखिए लिखा है अनुपात 12, 13, 14, 12, 13, 14, ये एक्स वाई का अनुपात है, एक्स वाई जेड का। अगली जगह एक्स वाई जेड का जो रेशियो दिया है वह आपका दे रखा है 13, 11, 15, 13, 11, 15। इसका भी अनुपातिक योग करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, 3, 7, 2, 9, 39 हो रहा है इसका भी, और इसका भी 39 हो रहा, ठीक ना? तो इसलिए जो आपका वाई का डिफरेंस आएगा वो यही सीधा डिफरेंस आ जाएगा। अनुपातिक योग बराबर है,
तो इसलिए जो डिफरेंस आएगा वो यही आ जाएगा 13:11। यहाँ एक 13, यहाँ 11 है, तो कितने का डिफरेंस है? 2। 2 बराबर कितना? 160। इसलिए 1 बराबर 80। चाहिए क्या हमें? हमें चाहिए धनराशि क्या है टोटल, यानी कि 39 चाहिए। 80 गुणे 39, ठीक है ना? 80 गुणे 39 कितना आ जाएगा? 0, 8 9 72 और 8 3 24 और 24 7 31 है। मैं ऑप्शन में 31 20 हो जाएगा। 31 20 हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं किसी को? नहीं ना? कंफ्यूजन है किसी को? अमित नहीं ना? अच्छा हाँ ठीक है, बता रहे हैं, पहले बोल देते हो। देखिए, अगर ये बराबर ना होता, दोनों जगह का अनुपातिक योग मान लीजिए बराबर ना आता, ठीक ना, एक जगह आ जाता, ऐसे मान लीजिए आ जाता, इसको हम थोड़ा बदल देते हैं, इसको 12 कर देते हैं। अब इसका अनुपातिक योग क्या बनता? 37 बनता और इसका 39 बनता। अब इसको हम बांट नहीं पाते, ठीक ना, तो बांट नहीं पाते तो ये अनुपातिक जो योग आ रहा है इसको क्या करते? बराबर करते। क्या करते? बराबर करते। एलसीएम पे बराबर होगा, दोनों ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए आपका एलसीएम दोनों का गुणनफल होगा। तो इसमें हमें 39 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 37 से, तो इधर अनुपातिक योग में गुणा होगा तो इन सब में गुणा होगा, फिर इसमें भी गुणा करते, इसमें भी गुणा करते, फिर अंतर लेते। समझे बात को? कंफ्यूजन नहीं है ना? अब ये तभी बन पाएगा जब अनुपातिक योग बराबर होगा, तभी यहाँ डायरेक्ट अंतर ले लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया था? दोनों ही बराबर आ गया था। अगर बराबर नहीं आएगा तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम करके, एलसीएम पे करके बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर योग बराबर है तो सीधा 39 का मल्टीपल, ठीक ना, 39 का, या आप 3 का भी कह सकते हैं और 13 का भी कह सकते हैं, जो आपको मिल जाए। पहले तो 3 वाला सबसे ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन 3 से आपके 2 ऑप्शन हो जाएंगे, एक तो आपका बी और एक आपका ए। जब 3 से काट लेंगे 2 ऑप्शन तो 2 ऑप्शन बचेगा, तो आप उसमें 13 लगा दीजिए, ठीक ना, इसमें क्या लगा लीजिए? 13 लगा लीजिए। आगे चलो, तीन से, अच्छा पहला नहीं कट रहा, हाँ सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन नहीं कट रहा है, केवल एक ही ऑप्शन कट रहा है, 31 20। जैसे जल्दी क्वेश्चन करना, पहले समझ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। जैसे आपका 39 आ गया, 39 आ गया, एक चीज दिमाग में आ गया, जो भी कुल बनेगा उसमें 39 जरूर आएगा और कोई एक संख्या का गुणा आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको देखें तो 13 गुणे 3 हो रहा है, तो डिविजिबिलिटी चेक करना 3 का सबसे आसान है और 9 का। अंकों का योग कटना चाहिए, अंकों का योग अगर देखें तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसके अंकों का योग किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, ठीक ना। कितना हो जाएगा? 31 20, इसी के अंकों का योग कट रहा, बाकी किसी भी ऑप्शन के अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा। अगर 2 कट गया था 3 से तो फिर 13 से उसी 2 में से एक चेक कर लेते, ठीक है ना। आगे चलो, और अगर अनुपातिक योग बराबर नहीं आया है तो फिर उसको गुणा करके बराबर करेंगे और इस अनुपात में भी गुणा हो जाएगा उसका, उसके बाद अंतर लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला वही दिया है क्या? पहले कहे तो यार आगे बताते फिर। एक निश्चित राशि को एक्स वाई जेड के बीच क्रमशः 11 12 13 के अनुपात में वितरित किया जाना था, लेकिन उस राशि को गलत तरीके से क्रमशः 6 5 7 के अनुपात में वितरित किया गया।
जिसके कारण y को 150 रुपये कम मिले, कुल राशि कितनी है? कुल राशि कितनी है? देखिए अगला वही था, तो यहाँ बताने कोई, चलिए बता दिए पहले से तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमें 3 दिया है, XYZ में वितरित करना है पैसे को 11, 12, 13 में, 11, 12, 13 में वितरित होना था, लेकिन हमने क्या कर लिया है, या जिसने भी वितरित किया उसने गलत तरीके से वितरित कर दिया और अनुपात बना दिया वितरण का 6, 5, 7, 6, 5, 7। तो हमें सबसे पहले तो अनुपातिक योग करना है। अनुपातों का योग जो बनेगा वह बन जाएगा आपका 36, पहले वाले का, ठीक ना। इसका 36 बन गया, इसका हो गया आपका 6, 5, 11, 11, 7, 18। अब इसको हमें बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा होगा तो इधर अनुपात में भी गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 10 और 14। और चाहे तो आप पहले 36 से देख लीजिए, मल्टीपल अगर ढूंढें तो 36 का मतलब 9 से, 9 से कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं, केवल एक कट रहा है, 2700, ठीक ना। अगर आप देखें तो 36 हो गया, तो 36 जरूर आएगा उसमें, 36 जरूर आएगा, यानी कि संख्या किससे कटेगी, 9, 4 से। आप सबसे आसान है 9 का चेक करना, 9 से चेक करना, एक ही ऑप्शन है 2700। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखें हमें अंतर लेना है, इसका लेंगे, ठीक ना। तो 2 कम हुआ है और वैसे कितना कम दिखाई पड़ रहा है, 150। हमें जाना है 36 पर, तो 18 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 36, और इधर भी 150 में 18 से गुणा हो जाएगा, ठीक ना। पहले चाहे 1 का मान निकालिए तो 75 आएगा, फिर 36 से गुणा करिए, और नहीं तो 2 है ही तो 18 से इधर भी कर देंगे, 18 से इधर भी कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। बाकी डिविजिबिलिटी से कर ही सकते थे, एक बार में आपका योग हो रहा है 36, सीधा आंसर 28 आ जाइए। एक राशि को ABC के बीच क्रमशः 12, 13, 14 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि CB को अपने हिस्से का 150 रुपये देता है तो ABC के बीच का अनुपात 12, 14, 13 हो जाता है। पूर्ण राशि ज्ञात करें, यानी कि टोटल धनराशि बताना है, टोटल धनराशि बताना है। तो ABC में जो वितरण हुआ है, पहले अगर डिविजिबिलिटी से करना चाहें तो वितरण हुआ है 12, 13, 14, तो 12, 13, 14 कितना हो जाएगा, 39, 39 यानी कि 3 और 13। तो 3 से कटने वाली पहले संख्या देखें, 5, 5, 10, 6, 16 होगा नहीं, 5, 5, 10, 7, 17 होगा नहीं, 5, 5, 10, 8, 18 और 5, 9, 5, 19, इसलिए केवल एक ऑप्शन ए, ठीक ना। इतना ही करना था क्वेश्चन में, अगर आप डिविजिबिलिटी सही से फॉलो करते हैं तो। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है। देखिए आपसे कह रहा है कि ABC में जो बांटा गया है वो बांटा गया है 12, 13, 14 में। ABC में जो बांटा गया वो 12, 13, 14 में बांटा गया। फिर आपसे कहा कि CB को अपने हिस्से का 150 रुपये देता है। C जो है वह B को अपने हिस्से का 150 रुपये दे देता है, इसको दे देता है। यानी कि आपका अगर इन्हीं दोनों काम ले रहे हैं, इसका हो जाएगा 13x + 50 और इसका हो जाएगा 14x - 50, और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से पैसा यहाँ गया 50 रुपये, अब यहाँ पर रुपया जा रहा है, 50 रुपये जा रहा है, तो हमें x के साथ फॉर्मेट मानना पड़ेगा, ठीक ना, तभी कर पाएंगे।
क्योंकि पैसा इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो ये एग्जैक्ट मान तो है नहीं, तो ऐसा नहीं है 14 में से 50 घटा दें, तो 14 में से 50 घटाएंगे तो माइनस में दिखाई पड़ने लगेगा, इसलिए x मानना पड़ेगा अगर हमें प्रॉपर सोल्यूशन देना है तो। अब हमें जो इसके बाद ये अनुपात बन जाता है, यह अनुपात हो जाता है 12, 14, 13 का, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, 12, 14, 13 का। अब ध्यान दें ये वाला तो सेम चल रहा है, ठीक ना, और पहले ये 14 चल रहा था, ये 13 चल रहा था, ये 14 चल रहा था, अब ये 14 ये 13 चल रहा है। तो चाहे इसको बराबर कर लीजिए, और चाहे आप देखिए तो पहले से इसका हम ऐसे कर लेते हैं, क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेते हैं यहीं पर। अब ये अनुपात हो गया है 12, 14, 13, क्योंकि एक ही का डिफरेंस आ रहा है तो उतना कोई मतलब नहीं है, ये तो सेम ही चलेगा। और ये आपका यहाँ से यहाँ देखिए तो पहले ये 14 था 13 हो गया, और ये 13 था 14 हो गया। इसका मतलब ये है कि सी ने बी को कितना ट्रांसफर किया, आनुपातिक रूप से एक ट्रांसफर किया है, और ये रुपए में कितना दिखाई पड़ रहा है, 50। एक बराबर क्या हो जाएगा, 150 दिया है, 150 दिया, सॉरी 150 रुपये। इसलिए हमें चाहिए क्या, टोटल योग चाहिए, हमें चाहिए टोटल योग। तो टोटल योग आप किए थे तो कितना रहा था, 39, यानी कि 150 गुणे 39 कितना बन गया था, 585, 585 और 0, इसका भी योग हो रहा है 39 और इसका भी योग हो रहा है 30। क्या हुआ, कंफ्यूजन है, नहीं ना। अब ध्यान दे, अगर ये बदल जाता, ये अनुपात चेंज हो जाते तो हमें फिर करना पड़ता किसको, ए को बराबर करना पड़ता। किसको बराबर करते, ए को, किसी तरीके से ए को बराबर करते तो यहाँ हमें वो दिखाई पड़ने लगता अंतर, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जगह ए का तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो ए दोनों जगह क्या कर लेते, बराबर कर लेते, ए को बराबर करते किसी तरीके से, तो ये अनुपात जो भी बनता वहाँ अंतर दिखाई पड़ने लगता। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ से यहाँ एक गया है, इसका मतलब यही हुआ ना, ये 14 था ये 13 था, यहाँ ये 13 हो गया, ये 14, तो एक गया, एक अनुपातिक रूप से गया, रुपए में कितना चला गया, 150, एक बराबर 150, इसलिए टोटल सम चाहिए तो सबका योग है 39, 39 बराबर निकाल लेंगे। आगे चले, नहीं तो फिर जैसे ही x मान रहे थे वहां से फिर कंपैरिजन करते, x का मान निकालते, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करते। वो बहुत टेढ़ा अगर दे दिया अनुपात तब वो ऐसा करते हैं, ठीक ना, बहुत टेढ़ा अनुपात दे दिया है कि नहीं समझ में आ रहा है तो x मान के कर लेते हैं, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है तो करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर आपका है 29। 65 रुपए की एक राशि को 3 लोगों में इस तरह साझा किया जाता है कि पहले व्यक्ति के हिस्से का 4 गुना, दूसरे व्यक्ति के हिस्से का 3 गुना और तीसरे व्यक्ति के हिस्से का 2 गुना एक बराबर हो। तीसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। इस प्रकार से साझा किया गया है कि पहले व्यक्ति का 4 गुना, दूसरे व्यक्ति का 3 गुना और तीसरे व्यक्ति का 2 गुना आपस में बराबर है, यही ना, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, एक्स वाई जेड है, इसका कर देते हैं 4 गुना, इसका कर देते हैं 3 गुना, इसका कर देते हैं 2 गुना, तो आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी कि 4x बराबर 3y इक्वल टू 2z, यानी कि एक्स वाई जेड का क्या बना देंगे, रेशियो 1/4, 1/3, 1/2, ठीक ना, ऐसे तो जाएगा ये रेशियो में 1/4, 1/3, 1/2 में चला जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 यानी कि 3, 4 और 6, तो एक्स वाई जेड का रेशियो बन जाएगा, पहले दूसरे और तीसरे व्यक्ति का रेशियो बन जाएगा 3, 4, 6, 3, 4, 6। सॉल्व कर लीजिए, हमें सबका दिया है क्या, ठीक है, तो 6, 4, 10, 3, 13, 13 बराबर आपका है 13, 65,
6500 दिया है, 6500 एक बराबर हो जाएगा 500। चाहिए किसका? तीसरे का, यानी कि 6 बराबर 500 गुणे 6 3000। ठीक है, आगे चलो। तीस नंबर बताइए मैं। अगला भी सेम है, हमसे कह रहा है कि ठीक है, पिता के पास 8300 रुपये थे, उन्होंने धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी को धनराशि का 4 गुना, दूसरी को 5 गुना और तीसरी को 7 गुना बराबर है। पहली बेटी की धनराशि बताना। तो 3 है, एक्स वाई जेड नाम है इनका। इनमें जो आपका कह रहा है कि पहले का है कितना कितना गुना दिया है? 4 5 7, इसका 4 गुना, इसका 7 गुना और इसका 5 गुना और इसका 7 गुना। आप जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 5y बराबर 7z। इसलिए एक्स वाई जेड का रेशियो बना देंगे। एक्स वाई जेड का रेशियो तो आपका हो जाएगा 1/4, 1/5 और 1/7। तो आपका हो जाएगा 35, 28 और 20। ठीक ना, क्योंकि ये अलग अलग संख्याएं हैं, कुछ भी कॉमन इको प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इसका एलसीएम जो बनेगा वो 4 गुणे 5 गुणे 7 बनेगा। तो हमने सबसे गुणा किया 4 गुणे 5 गुणे 7 से, तो यहाँ 5 7 बचा, यहाँ 4 7 बचा और यहाँ पर 4 5 बचा। इस रेशियो में आपका हो जाएगा पैसा, इसको हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर कितना बन रहा है? ये 83 और 83 बराबर दिया है 83,000। बहुत आसान दे दिया। फिर एक बराबर हो जाएगा 1000। चाहिए किसका? 35, इसलिए हो जाएगा 35,000। ठीक है ना, 35,000। आगे चले। 31 आपसे कह रहा है एक माणिक का मोल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीधे उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता है। ऐसा ही एक माणिक टूट जाता है और उसके टुकड़ों का वजन 2 3 4 के अनुपात में है। अगर टूटने के कारण नुकसान कितने का है? 26,000 रुपये है, तो मूल माणिक का कीमत क्या था? ठीक ना, ये कभी स्क्वायर में देता है, कभी घन में देता है क्वेश्चन। जितना उसका भार है उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका क्या मिल जाएगा? मूल्य मिल जाएगा। कहना ये चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मणि का मूल्य सीधे उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता है। जितना उसका वजन है उसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो उसका मूल्य हो जाएगा, मूल्य के रूप में बदल जाएगा। तो देखिए जो मणिक है वो टूटा कैसे है? 2 3 4 में, 2 3 4। तो वास्तव में कितना रहा होगा? 4 3 7 दोनों रहा होगा। ठीक ना, टोटल भार इसका कितना रहा होगा? 9 रहा होगा। और ये 3 पार्ट में टूट गया तो हो गया 2 3 4 में, ये भार हो गया।
बाहर से कहाँ आ जाएंगे, मूल्य में, कीमत में। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो इनके टुकड़ों का जो भी ये है उसका मूल्य मिलने का अनुपात आने लगेगा, मूल्य का अनुपात आने लगेगा। ये हो जाएगा 4, ये 9 और ये 16 और ये 81। अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो पूर्ण रूप का जो है वो 81 है, और जब ये टुकड़ों में विभाजित हुआ तो इसका मूल्य घट के हो गया 16 9 4, 16 9 25 और 4 29। ठीक ना, टुकड़ों में बदल गया तो मूल्य हो गया 29। अगर ये समुच्चय रूप में होता तो ये कितना था, 81। यही घाटा बता रहा है, यही कह रहा है इतना नुकसान हुआ है। 81 से कितना हो गया मूल्य, 29 हो गया, तो कितना कम हो गया, 62, 62 की 52, 52 सॉरी 52 होगा, 52 ना, 52। और कितना दिया है, 2600, 26,000, 2600, 26,000 का नुकसान हुआ। हमारे अनुसार नुकसान हुआ है 52 और क्वेश्चन के अनुसार रुपए में नुकसान हुआ है 26,000, इसलिए एक बराबर हो जाएगा 26,000 बटे 52। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान देना। आपका कितना जाएगा, 26 दूना 52 यानी कि 500, एक बराबर आ गया 500। और हमें समुच्चय वाले का यानी कि अगर टूटा ना होता तो उसका हमें मूल्य बताना है, यानी कि 21 बराबर बताना है। तो जाएगा 21 गुणे, सॉरी 81 गुणे 500, 00 5 और 40। ठीक है ना, 40,500। नहीं है क्या ऑप्शन में, है ना, 40,500। देखिए, हाँ हो गया, बस ये लास्ट था, यहीं पर रोक देंगे, अब आगे करेंगे कल। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी ये भार स्क्वायर में बदलता है और कभी क्यूब में बदलता है, तो याद रखना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ भार 2 3 4 चल रहा था, टूटने के बाद यानी कि समुच्चय रूप में ये अगर ऐसे 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम का है तो अगर इसको जोड़ देंगे तो 9 ग्राम का रहा होगा। ठीक ना, और इसका जब वर्ग करेंगे तो किस में चले जाएंगे, मूल्य में चले जाएंगे। तो वर्ग किया तो इसका टूटे हुए भाग का टोटल 29 आया और पूरे समुच्चय का 21 आया, तो कितने का लॉस हो गया, 52 का। 52 बराबर कर देंगे 26,000, इसलिए एक बराबर आ जाएगा 500, इसलिए 81 बराबर निकालना है। ठीक है ना, इस प्रकार से कर लेंगे। अब इसमें ऐसे ही आंसर लगा देते देखें, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें 2 ऑप्शन 9 से कट रहा है। जब आपका योग बनेगा तो योग आपका इसने आप किया 9 आया, तो इसका जो टोटल योग बनेगा 81, यानी कि जो भी आपका मान आएगा 81 में किसी संख्या से क्या होगा, गुणा होगा। तो वही ऑप्शन हमारा होगा जो 81 से डिविजिबल है, जो किससे डिविजिबल है, 81 से। तो आप 9 से पहले तो प्राथमिकता देखेंगे 9 से, तो 9 से 2 ऑप्शन कट रहे हैं, एक सी और एक डी। ठीक ना, सी और डी, तो सी और डी में फिर एक बार काटने के बाद एक बार 9 से और काट दीजिए, क्योंकि आपका देखिए 45,000 एक बन दिया है और एक दिया है 40,500। इसको एक बार जब 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5,000, उसके बाद फिर से 9 से कटेगा नहीं अभी। ठीक ना, फिर से एक बार कटना चाहिए, लेकिन इसको अगर 81 से काटेंगे यानी कि 9 गुणे 9 से काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 2 बार, एक बार काटेगा अगली बार फिर कट जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन होगा, कहने मतलब हो नहीं सकता, यही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, 2 बार फिर चेक करना पड़ेगा 9 से, एक बार 9 से काटेंगे जो आंसर बना। तो इतना ना भी करते तब भी आंसर कर लेते, लेकिन मेथड जानना जरूरी है, कभी कभार नहीं फॉलो कर पाता है, कहीं कहीं 2-2 ऑप्शन 3-3 ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको मेथड जानना जरूरी है, बाकी पहले आप हिडन ट्रायल एक बार कर सकते हैं 1-2 सेकेंड में कि कौन सा हो सकता है।